शुभस्ते पंथानः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। मैं जितेंद्र कुमार तिवारी NIC इंस्टीट्यूट्स के तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हों, परीक्षा क्वालिफाई करें। और मैं आप लोगों के समक्ष ये अपनी दूसरा जो हमारा वीडियो है ये लेकर के उपस्थित हूँ। हमें बहुत अप्रतिम खुशी हुई, अपार खुशी हुई कि आपने पहली वीडियो जो हमारी है, जो माहेश्वर सूत्र पर है, माहेश्वर सूत्र पर आधारित हमारी पहली वीडियो आपने देखा। बहुत सारे व्यू आए और बहुत सारे लाइक आए। इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। आप लोगों की सकारात्मक विचार जो है मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। आप लोगों का आग्रह जो है अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने ये आज दूसरी वीडियो बना रहा हूँ और मैं आगे भी वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा। प्लीज़ आप लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आप कमेंट करें, आप लाइक करें और इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। और आगे भी आप लोगों को ऐसा ही मैं ज्ञान देता रहूँगा जिसके माध्यम से आप क्वालिफाई करेंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। ये आप लोगों को ही माध्यम बनाकर मित्रों मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आए हम अपने विषय पर आते हैं। आज मैं आप लोगों को जो टेट के लिए, टेट के लिए, टेट के लिए, टेट के लिए काफ़ी उपयुक्त है, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो आज मेरा ये आप लोगों के समक्ष है, ये देखें, वर्णमाला। आज मेरा जो टॉपिक है अगला, ये वर्णमाला है। वर्णमाला में आज हम सर्वप्रथम वर्णों के बारे में बताएंगे। पीछे मैंने बताया हूँ अपनी वीडियो में कि वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वर्णों की उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई, जो कि पीछे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधर तु कामः शनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो यहाँ से वर्णों की उत्पत्ति हुई, अर्थात ध्वनियों की उत्पत्ति हुई। तो ध्वनि में और वर्ण में विद्वानों के अनुसार विभेद होता है। ध्वनि वो है जो हमारे मुख से निकलने वाली सभी स्वतंत्र जो आवाज़ें होती हैं वो ध्वनि कही जाती हैं। परंतु वर्ण वो है जो वह मूल ध्वनि जिसका खंडन न हो, जो खंडित न हो, जिसका विन्यास न हो, जिसके टुकड़े न किए जाएं, वो वर्ण कहा जाता है। आप लोगों के समक्ष ये वर्णमाला है, ये लिखा हुआ है वर्णमाला। ये दोस्तों, ये नाम पढ़ने से ही मालूम पड़ जाता है कि वर्णों का माला, अर्थात वर्णों को एक माला की तरह गूंथा गया है, पिरोया गया है, सजाया गया है। ये देखें, सर्वप्रथम हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत में जानते हैं वर्ण क्या है, वर्णों का प्रकार क्या है। और यहाँ से प्रश्न आता है आप लोगों के लिए। और कितने प्रश्न आते हैं? 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से भी पूछे जाएंगे या गद्यांश जो आप लोगों के लिए दिया होता है उसमें 5 या 6 नंबर का जो गद्यांश होता है उसमें उसके अंतर्गत से गद्यांश जो है अभी तो मैं वर्णमाला पढ़ा रहा हूँ, तो जो गद्यांश होता है उसके अंतर्गत से आप लोगों से पूछा जाता है कोई एक शब्द दे करके कि इसमें किन कौन से वर्ण हैं, अर्थात स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो संस्कृत वर्णमाला में ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका खंड न हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। हालांकि हमें वो परिभाषा नहीं लिखना है, हमें वहाँ विकल्पों पर ध्यान देना है। विकल्प में एक उत्तर जो है वो सही होता है और 3 जो है वो गलत होता है। 4 ऑप्शन होते हैं हमारे सामने। तो ये वर्ण है। अब मूल रूप से हम यहाँ देखते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं? वर्णों के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों के 2 ही भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये जो स्वर वर्ण हैं इनके कई प्रकार हो जाते हैं और व्यंजन वर्ण के भी कई प्रकार हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्णों के भेद में सबसे पहले आता है यहाँ पर ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, अर्थात स्वर वर्ण के
3 भेद पाए जाते हैं। तो आपका पहला सवाल यहाँ से उत्पन्न होता है कि स्वर वर्णाः कति प्रकाराः सन्ति, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण अब आपके ऑप्शन में होगा त्रयः, चत्वारः, पंचम, षष्ठम, या ऐसे करके ऑप्शन में। तो सटीक जो ऑप्शन होगा, सही जो हमारा उत्तर होगा वो होगा त्रयः, त्रीणि। किसी भी ये आपको वचन में और किसी भी लिंग में शब्दों के रूप चलते हैं, जो हम शब्द रूप में उसका अध्ययन करेंगे समग्र रूप से। तो हम संस्कृत भाषा के पूर्णतः जानकार तभी हो सकते हैं जब माला कैसे बनता है कि हम एक फूल को एक दूसरे फूल को उसके नीचे पिरोते जाते हैं तो एक माला तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से माहेश्वर सूत्र में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ हम वर्णमाला के बारे में पढ़ लेंगे। फिर अगला हमारा टॉपिक शब्द रूप का होगा, फिर धातु रूप का होगा, फिर उपसर्ग प्रत्यय का होगा, फिर संधि समास का होगा, फिर कारक विभक्ति का होगा। इस प्रकार से फिर संस्कृतानुवाद होगा, हम जान जाएंगे। तो संस्कृत भाषा हमें पूर्ण रूप से सीखनी, समझनी, जाननी, हर स्थिति में हम इसको ग्रहण कर लेंगे। तो हम आइए देखते हैं स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्णों के भेद जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों के लिए उत्पन्न हो सकते हैं, और यदि आप मेरी बातों पर भी ध्यान दें तो प्रश्न यहीं से उत्पन्न होंगे। और यदि इसके अंतर्गत से 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है या 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो इसके अंतर्गत से यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझेंगे। बताना मेरा काम है, समझना याद करना आपका काम है। तो यहाँ पर है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो है वो अ, ई, उ, री और री। ये संख्या में कितने हैं? 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात पंचम। तो ह्रस्व, अब आपका यहाँ से प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ह्रस्व स्वराः संख्या सन्ति। ऑप्शन में त्रय, चत्वारि, पंचम, षष्ठम। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको हो जाएगा, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? 5। अर्थात ह्रस्व स्वरों की संख्या संस्कृत भाषायाम या संस्कृत भाषा अंतर्गते ह्रस्व स्वराः सन्ति 5, अर्थात 5। अब दीर्घ स्वराः, दीर्घ स्वर का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। दीर्घ स्वराः कति सन्ति, दीर्घ स्वराः संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर अष्टम, अर्थात अष्टमः सन्ति दीर्घ स्वराः। का कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, इसको बोलने के तरीके होंगे उच्चारण में जो आप पहले से जानते होंगे। दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, अर्थात ये दीर्घ री है। ए, ओ और औ, ये जो है 8 जो है, अर्थात अष्टमः दीर्घ स्वराः सन्ति। दीर्घ स्वराः कति सन्ति? अष्टमः सन्ति दीर्घ स्वराः। अस्मिन् अंतर्गते, अर्थात इसके अंतर्गत काः वर्णाः आगच्छन्ति। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ। तो इससे भी आपको प्रश्न हो सकता है, क्या प्रश्न हो सकता है कि अब आ वर्ण दीर्घ स्वर से अंतर्गत आगच्छति, अर्थात आ जो है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। ये अर्थात दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ और औ, ये जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। अब हम इतना जान गए कि ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। अब आगे है तीसरा प्लुत स्वर। ऐसे तो प्लुत जो शब्द है इसका मतलब होता है बलाघात। हम किसी को पुकारते समय, किसी को बुलाते समय जो अंतिम जो वर्ण होता है, शब्द में अंतिम वर्ण होता है, उसको खींच करके उस पर हम बल दे करके उसको लंबा कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं प्लुत स्वर में ओम का। ओ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ओम। तो यहाँ पर प्लुत कहाँ पर है? ओ में प्लुत है। इसको हम क्या करेंगे कि इतना इसको खींचेंगे, ओम, ऐसे। तो ओ को हम खींचते हैं, अर्थात ह्रस्व स्वर की परिभाषा जो होती है कि इसमें 1 मात्रा का समय लगता है इसके उच्चारण में, और दीर्घ स्वर इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 2 से अधिक अर्थात
3 मात्राओं का समय लगता है। इसीलिए उस वर्ण को हम खींचते हैं। जैसे किसी को बुलाना है, हे राम, ऐसे तो जोर से ऊंची आवाज़ लगाते हैं तो अंतिम वर्ण में खिंचाव पैदा होता है, अंतिम वर्ण पर हम बलाघात करते हैं, इसीलिए वो प्लूत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि यहाँ पर जो दीर्घ स्वर हैं ये संख्या में कितने हैं? 8 हैं। तो ये प्रथम 4 को छोड़ करके, अर्थात ये अंतिम के जो 4 हैं, अंतिम के जो 4 वर्ण हैं, ये संयुक्त वर्ण, मिश्र वर्ण या संधि वर्ण कहे जाते हैं। संयुक्त वर्णाः कथ्यन्ते, संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं। अब यहाँ पर आपका प्रश्न हो कि निम्न विकल्पेषु संयुक्त वर्ण कथ्यते, निम्न विकल्पों में अर्थात नीचे दिए गए विकल्पों में संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो आप जानेंगे इसके बारे में, तभी तो इसका उत्तर दे पाएंगे। तो निम्न विकल्पेषु संयुक्त वर्ण, मिश्र वर्ण, संधि वर्ण कथ्यते। तो निम्न विकल्पेषु संधि वर्ण कथ्यते, निम्न विकल्पेषु संधि वर्ण कथ्यते। निम्न विकल्पेषु यहाँ कितने हैं? 4 है, मैंने बताया, ए, ओ और औ। ये 4 वर्ण हैं, ये संयुक्त वर्णा, मिश्र वर्णा और संधि वर्णा कथ्यन्ते कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ को याद कर लेंगे। तो इसके अंतर्गत से आने वाला जो 1 नंबर का आपका सवाल होगा या 2 नंबर का सवाल होगा, वो आपको यहीं से ही आएगा, वो कहीं से नहीं जाएगा। और इस पर यदि हमारी पकड़ है, हमें याद है, हमें स्मरण में है, हमें ज्ञातव्य है ये, तो फिर तो हमारा वो 1 या 2 नंबर हमें मिलने ही हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, ये जो मिश्र वर्ण हैं ये किन किन वर्णों की सहायता से बनते हैं। ये मिश्र वर्ण किन किन वर्णों की सहायता से बनते हैं? तो ए किन किन वर्णों की सहायता से? अ और ई के संयोग से ए का निर्माण होता है, अ और ए के संयोग से अ का निर्माण होता है, और अ और उ के संयोग से ओ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अ और ओ के मिलने से औ का निर्माण होता है। तो औ निम्न विकल्पेषु औ निर्मितास्ति, निम्न विकल्पों में औ निर्मित है, अर्थात केन वर्णेन, किस वर्ण से। आपका इस तरह का यदि सवाल हो, इस तरह का प्रश्न हो, तो इसका उत्तर देने के लिए आपको होगा कि औ, अर्थात औ और विकल्प में होगा अ धन ओ। तो ये आपका सही विकल्प होगा, अ धन ओ। अ धन ओ से औ का निर्माण होता है। तो यहीं से हम इस पर जो है ध्यान देंगे और इतना को हम समझेंगे। ये तो हमें अब ज्ञातव्य हो गया होगा, ये हमें आप लोगों के लिए ये हमें याद हो गया होगा जितना मैंने बताया। वर्ण क्या है, वर्णों के भेद कितने हैं? वर्णों के भेद 3 हैं। और ये हर्ष स्वर में कितने स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर में कितने स्वर आते हैं, और प्लूत में कितने, प्लूत में के अंतर्गत क्या है, और प्लूत का प्रयोग कब करते हैं। ऐसे प्लूत का सबसे ज़्यादा प्रयोग वैदिक साहित्य में मिलता है। हमें सी-टेट के लिए 10वीं तक प्लूत का उतना प्रयोग नहीं होता है, ये वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मंत्र होते हैं वो उच्चारण में काफ़ी महत्वयुक्त होते हैं, जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसमें जो सूक्त बताए गए हैं, तो उन सूक्तों में प्लूत का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। और आगे जो